हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं 24 जनवरी 2021 को आपका 15th ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम है। तो उसी के लिए ये प्रैक्टिस पेपर मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और ये पार्ट फर्स्ट है, इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस हैं। इसी पैटर्न पे आपका 15th ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम आएगा। तो जो लोग इस बार 15th ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं वो लोग इस प्रैक्टिस पेपर को एक बार देख लें, वीडियो को पूरा देखें, कोई भी क्वेश्चन को स्किप ना करें। इसी पैटर्न पे आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन से शुरुआत है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेक्स लोकी। लेक्स लोकी का क्या मीनिंग होता है? लॉ ऑफ द लैंड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, मॉर्ले मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म इज एसोसिएटेड विद विच एक्ट। किस एक्ट से एसोसिएटेड था मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज हेल्ड ऑन। जो पहला सेशन था संवैधानिक सभा का, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वो कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन द फीचर पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू वॉज अडॉप्टेड। जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है वो कहाँ से हमने बोरो करी है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सॉरी, यूएसए से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला इज रिलेटेड टू। जो ये केस था केशवानंद भारती, वो किससे रिलेटेड है? ये लोग आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। काफ़ी फेमस केस है, एज अ लॉ स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, द कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विच इज़ ऑलमोस्ट क्वाजी फेडरल। द स्टेटमेंट रिलेट्स टू। ये स्टेटमेंट किसने बोला था कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है या जो इंडिया में सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, ये क्वाजी फेडरल है? ये प्रोफेसर केसी वेरी ने बोला था। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, आर्टिकल 11 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट। क्या प्रोवाइड करता है आर्टिकल 11? दैट पार्लियामेंट हैज़ पावर टू रेगुलेट बाय लेजिस्लेशन द राइट टू सिटीजनशिप। मतलब पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो राइट टू सिटीजनशिप को लेजिस्लेशन के थ्रू रेगुलेट कर सके। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द फंडामेंटल राइट्स इनवेस्ड अंडर आर्टिकल 12 टू 35 आर। जो 12 से 35 तक हमारे मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट है, वो कैसे हैं? वो अमेंडेड, मतलब उन्हें अमेंड किया जा सकता है, कैन बी अमेंडेड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आर्टिकल 12 से है। आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 12 में क्या बताया गया है? पहला ऑप्शन देखिए इसमें, द डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स इंक्लूड्स द गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। ये भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन, ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर आर्टिकल 131 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द सुप्रीम कोर्ट हैज़ ओरिजिनल जुरिडिक्शन इन डिस्प्यूट। जो आर्टिकल 131 है हमारे संविधान का, उस उसमें ओरिजिनल जुरिडिक्शन बताया गया सुप्रीम कोर्ट का। अब ये जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन है ये किन, मतलब किसके किसके बीच होता है? बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट। बिल्कुल सही बात है। दूसरा ऑप्शन क्या है? बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनी स्टेट और स्टेट ऑन वन साइड एंड वन और मोर अदर स्टेट्स ऑन अदर साइड। ये भी सही बात है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? बिटवीन टू और मोर स्टेट। ये भी सही बात है। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और दूसरी, एक पक्ष में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दूसरे पक्ष में वन और मोर स्टेट हो सकते हैं। दूसरी कंडीशन में ओरिजिनल जुरिडिक्शन कब लागू होता है? जब एक तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एक स्टेट एक साइड हो और दूसरी तरफ वन और मोर स्टेट्स हो। या तीसरी कंडीशन जब होती है जब बिटवीन टू और मोर स्टेट। ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ से आईपीसी शुरू हो गई। क्वेश्चन नंबर 11, जो वैल्यूएबल सिक्योरिटी है वो किस सेक्शन में डिफाइन है? सेक्शन 30 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 34 ऑफ इंडियन पीनल कोड प्रोवाइड। सेक्शन 34 में क्या बताया गया है? एन एक्ट कमिटेड बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल। नेक्स्ट ऑप्शन, ईच पर्सन इन्वॉल्व फॉर कमिटमेंट ऑफ एन एक्ट इज लाइबल फॉर दैट एक्ट इन सेम मैनर एज इफ इट इज डन बाई हिम अलोन। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं, बोथ इसका सही आंसर हो जाएगा। कॉमन इंटेंशन की बात करी गई सेक्शन 34 में, मतलब अगर कोई भी एक्ट, एन एक्ट डन बाई सेवरल पर्सन, काफ़ी सारे लोग या सेवरल पर्सन जब कोई भी एक्ट करते हैं लेकिन उनकी इंटेंशन कॉमन होनी चाहिए, तो ऐसा माना जाएगा कि मानो जो जितने भी लोग उस अपराध में कार्य शामिल थे, तो मानो ऐसा माना जाएगा कि वो अपराध किसी एक व्यक्ति ने किया है ना, चाहे बेशक सारे लोग कुछ नहीं कर रहे हों,
सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट टाइप ऑफ पनिशमेंट हैव बीन डिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 53 ऑफ इंडियन पिनल कोड। तो तीनों ही तरीके के जो पनिशमेंट है वो डिफाइन है। 5 तरीके के पनिशमेंट डिफाइन है सेक्शन 53 में आईपीसी में। डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, तीसरा है इम्प्रिजनमेंट वेदर रिग्रेस और सिंपल, और तीसरा है चौथा है आपका फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, और फिफ्थ है आपका फाइन। तो ये तीनों ही जो ऑप्शन में दिए हैं ये आपके सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन, while performing duty X fired on uncontrolled mob as per the order given by his officer, whether X committed an offense, no, X ने कोई भी अपराध नहीं किया। सेक्शन 76, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 76 अगर कोई सुपीरियर ऑफिसर इन्फीरियर ऑफिसर को कोई भी कमांड दे रहा है तो वहाँ पे वो जो एक्ट है वो उसका डिफेंस ले सकते हैं सेक्शन 76 का। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, विच सेक्शन ऑफ आईपीसी प्रोटेक्ट्स एक्ट डन बाय अ जज व्हाइल एक्टिंग जुडिशियली एंड इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर गिवन टू हिम बाय लॉ। तो जो जज साहब का जो एक्ट है वो सेक्शन 77 में आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का। अगला क्वेश्चन, इसी तरीके के देखो क्वेश्चन आपके ऑल इंडिया बार एग्जाम में आएंगे। आपका ओपन बुक एग्जाम है तो बेसिकली प्रैक्टिस पेपर कराने का मतलब ये है कि आपको क्वेश्चन पेपर का लेवल पता लग जाए, और जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं आता तब तक आप सारी बुक्स और बेयरक्ट आप लेके बैठिए और प्रैक्टिस पेपर को लगाइए। देखिए आप 3 घंटे में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, जेड इज कैरिड ऑफ बाई ए टाइगर, एक्स फायर्स एट द टाइगर knowing it to be likely that the shot may kill Jed, but not intending to kill Jed, and in the good faith intending Jed's benefit, X ball gives a mortal bound. X has committed an offense. क्या X ने कोई अपराध कारित किया? तो यहाँ पे भी X ने कोई अपराध कारित नहीं किया एज पर सेक्शन 92। मतलब देखो कोई पर्सन जेड है उसको टाइगर ने घेरा हुआ है। अभी एक्स को मालूम है कि अगर वो गोली चलाएगा टाइगर के ऊपर तो वो जेड में भी लग सकती है। तो लेकिन जेड के गुड फेथ में एक्स ने गोली चलाई तो वो लगी जाके जेड में, लेकिन उसने गुड फेथ में चलाई थी। तो यहाँ पे एक्स ने कोई भी अपराध कारित नहीं किया, कोई भी ऑफेंस नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 17, द पर्सन टेकिंग पार्ट इन द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस हैव बीन डिवाइडेड इनटू 2 क्लास दे आर। तो इसका क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रिंसिपल एंड अबेटोर्स। क्वेश्चन नंबर 18, अबेटमेंट एज पर सेक्शन 107। तो 107 में क्या बताया गया? अबेटमेंट ऑफ थिंग्स। तो इसमें तीनों ही ऑप्शन सही हैं। इंटिगेशन टू कमिट एन ऑफेंस, एंगेजिंग इन अ कॉन्स्पिरेसी टू कमिट एन ऑफेंस, एडिंग द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 19, इन विच ऑफ द मेन स्कूल ऑफ हिंदू लॉ देयर एग्जिस्ट अ सर्वाइवरशिप। तो सर्वाइवरशिप किस में एग्जिस्ट करती है? मिताक्षरा स्कूल में। 19 ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, ए द वाइफ ऑफ अ बी व्हेन B married to C during the subsistence of his first marriage wanted to take divorce from B, can the divorce be granted to her? इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि A जो कि B की वाइफ है, B की वाइफ है A, अब B C से मैरी करता है A के रहते हुए, तो क्या वो जो वाइफ है उसकी वो A से डाइवोर्स ले सकती है? बिल्कुल ले सकती है। यस, बिकॉज 13 clause 2 of Hindu Marriage Act provides bigamy as an additional ground for divorce to wives. Question number 20 option A. Next question, under section 12 of Hindu Marriage Act the ground for annulment of marriage are। तो कौन सा ग्राउंड है मैरिज के एनुलमेंट के लिए? इम्पोर्टेंसी ऑफ फ्रॉड। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 21 ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग हेयर्स इज नॉट क्लास फर्स्ट हेयर्स अंडर द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। तो जो फादर हैं वो क्लास सेकेंड हेयर्स हैं, बाकी सन, विडो, मदर ये सब क्लास फर्स्ट ईयर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मॉडर्न फॉर्मुलेशन अबाउट द एलिनेशन ऑफ द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। तो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी के लिए मॉडर्न फॉर्मुलेशन क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन डी, लीगल नेसेसिटी, बेनिफिट ऑफ ई स्टेट, फॉर इंडिस्पेंसेबल ड्यूटी, ये सारे ही हैं। क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, हु आर एंटाइटल्ड टू राइट ऑफ प्रियम्पशन। तो प्रियम्पशन के राइट किसके पास है? इन तीनों के पास ही है, शफी शरीक, शफी खालिद, शफी जार।
ऑप्शन डी 24 आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25, अ bequeaths हिज प्रॉपर्टी, bequeaths माने कहते हैं वसीयत को, अ bequeaths हिज प्रॉपर्टी टू बी एंड आफ्टर बी टू सी इफ ही सर्वाइव्स देन व्हाट काइंड ऑफ bequeaths इज दिस, ये अल्टरनेट bequeath है। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैटर्निटी कैन नॉट बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ स्प्रिंग ऑफ, इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का ऑल ऑफ द अबव, incest, adultery, fornication। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, राइट टू अपील, राइट टू अपील कैसा आपका राइट है, ये आपका है स्टैचुरी राइट। क्वेश्चन नंबर 28, द ग्राउंड ऑफ एरर ऑफ लॉ apparent ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड इज कनेक्टेड विद विच रिट, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा सेस्योररी, ऑप्शन डी। ये जो वर्ड लाइन लिखी है एरर ऑफ लॉ एपरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, ये आपकी सेस्योररी जो रिट है उससे कनेक्टेड है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ चल रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द लॉ रिलेटिंग टू द पावर एंड प्रोसीजर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी, दैट इज ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 29 ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30, अभी देखो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, सेक्शन 154 अंडर IT एक्ट इज ratification of mistakes। Next question, Information Technology Act was enacted in 2000, 31 option A। When the Criminal Procedure Code 1973 came into force, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन नंबर 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से CRPC चालू हो गया है। एज पर सेक्शन 2C अ कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स, कॉग्निजेबल ऑफेंस कैसा होता है, जिसमें पुलिस ऑफिसर जो होते हैं वो बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन हो जाएगा ए, वेयर अ पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट विदाउट वारंट। क्वेश्चन नंबर 33 ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्लेंट अंडर सेक्शन 2D ऑफ CRPC। तो कंप्लेंट क्या होती है, कंप्लेंट ओरली भी कर सकते हो आप मजिस्ट्रेट को, रिटन में भी कर सकते हो। तो देखो, एन एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग टू ए मजिस्ट्रेट, एक चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी होगी, जो कंप्लेंट होती है वो मजिस्ट्रेट के सामने होती है, ठीक है, पुलिस को कंप्लेंट नहीं होती है। विद अ व्यू टू हिज एक्शन टेकिंग अंडर द कोड दैट सम पर्सन हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस, सही ऑप्शन है ये वाला। अ कंप्लेंट डज नॉट इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट, ये भी सही है। कंप्लेंट इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका, ये पुलिस रिपोर्ट नहीं होता कंप्लेंट के अंदर, सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ए और बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर अंडर सेक्शन 24 क्लॉज 1 ऑफ CRPC इज अपॉइंटेड बाई। अब ये जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं 34(1) में, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही कर सकते हैं, तो बोथ ए एंड बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एज पर सेक्शन 57 ऑफ CRPC, 57 में क्या बताया गया कि किसी जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया उसे 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रख सकते, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन मोर देन 24 आवर। क्वेश्चन नंबर 36 ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ CRPC डील्स विद सर्च वारंट। सर्च वारंट से कौन सा सेक्शन डील करता है, 93, दैट मीन्स ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38, टू होम द मेंटेनेंस at a monthly rate as determined by the magistrate can be provided under section 125 of CRPC। तो जो 125 CRPC में जो मेंटेनेंस मिलता है वो किसे किसे मिल सकता है, वो मिल सकता है इनमें वाइफ, मदर और फादर सबको मिलता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाइफ को भी मिलता है, मदर को भी, फादर को भी। अगला क्वेश्चन 39, सेक्शन 154 क्लॉज 3 ऑफ CRPC 154(3) की बात करी जा रही है, जिसमें FIR होती है, 154 में FIR होती है ना, इसका क्लॉज 3 की बात करी जा रही है। प्रोवाइड्स दैट व्हेन अ पुलिस ऑफिसर रिफ्यूजेस टू रजिस्टर FIR द इन्फॉर्मेंट में सेंड द इन्फॉर्मेशन टू। तो 154(3) में किसको भेज सकते हैं, वो किसको, अगर मान लीजिए पुलिस ऑफिसर ने रिफ्यूज़ कर दिया है तो वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को जा सकते हैं, है ना, उसको राइटिंग में भेज सकते हैं।
पोस्ट कर सकते हैं एसपी के लिए 154(3) में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी द प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड विद इन 24 आवर हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड। ये सेक्शन 167 में है। क्वेश्चन नंबर 40 ऑप्शन बी। अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे में पूरी नहीं हुई तो फिर 167 के अकॉर्डिंग प्रोसीजर चलेगा। क्वेश्चन नंबर 41, विच सेक्शन अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी पंचनामा इज प्रिपेयर्ड। पंचनामा किस सेक्शन में प्रिपेयर होता है? 174। ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 42, अ पर्सन इज हेल्ड लाइबल ओनली फॉर wrongs committed by him but sometimes he may be held for wrongs committed by another person. What kind of liability is this? किस तरीके की लाइबिलिटी है ये? वैकेरियस लाइबिलिटी बोली जाती है। लॉ ऑफ टॉर्ट चल रहा है। वैकेरियस लाइबिलिटी इंक्लूड्स, क्वेश्चन नंबर 43, वैकेरियस लाइबिलिटी में क्या क्या इंक्लूड होता है? लाइबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल, लाइबिलिटी ऑफ द मास्टर एंड लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 44, विच आर द क्लासेस ऑफ रेमेडी ऑफ टॉर्ट। किस तरीके की रेमेडी प्रोवाइड करी जाती है टॉर्ट के अंदर? क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन ए हो जाएगा, जुडिशियल रेमेडी एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी। क्वेश्चन नंबर 45, फॉर what type of action the special damages may be proved? क्वेश्चन नंबर 45 ऑप्शन डी, स्लेंडर, कॉन्स्पिरेसी, सेडक्शन, इन सभी में स्पेशल डैमेजेस प्रूव किए जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल द नॉमिनल डैमेज, तो डैमेज की स्पेलिंग गलत है, सही कर लेना, कैन बी ऑब्टेन्ड। क्वेश्चन नंबर 46 ऑप्शन ए, इंजूरियस एंड डैमनम। अगला क्वेश्चन अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन से है, मतलब आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। क्वेश्चन नंबर 47, वेदर एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इज बाउंड बाय सीपीसी। क्या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सीपीसी से बाउंड है? नहीं। ऑप्शन बी, नो। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट डू यू मीन बाय फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन। फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन का मीनिंग क्या है? नो ओरल हियरिंग, सही बात है। द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल फास्ट ट्रैक द आर्बिट्रेशन प्रोसेस, ये भी सही बात है। ऑप्शन सी, बाय मेकिंग द अवार्ड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड बाय द पार्टीज इन द सपोर्ट ऑफ देयर केस। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 48 ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, विच सेक्शन ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 परमिट्स द पार्टी टू एंगेज इन कंसिलिएशन प्रोसेस इवन व्हेन द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग आर ऑन। क्वेश्चन नंबर 49 ऑप्शन डी, मतलब सेक्शन 20 में ऐसा प्रोविज़न है कि आप कंसिलिएशन प्रोसेस के लिए जा सकते हैं जबकि आपकी आर्बिट्रल प्रोसीडिंग चल रही हो। क्वेश्चन नंबर 50, ये लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट फर्स्ट का। सेक्शन 26 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट टॉक्स अबाउट, जो आपका सेक्शन 26 है आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन का, वो नंबर ऑफ आर्बिट्रेशन से डील करता है। एक मिनट। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो डिस्कशन में बस इतना ही था, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए जिन लोगों को 15th ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम देना है। इस वीडियो की पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपने टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा। और फ्रेंड्स, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, क्वेश्चन नंबर 49 का जो आंसर है वो ऑप्शन सी होगा। सेक्शन 30 में ये प्रोविज़न है कि जब आप कंसिलिएशन प्रोसेस के लिए एंगेज कर सकते हैं जबकि आपकी आर्बिट्रल प्रोसीडिंग ऑन हो। और क्वेश्चन नंबर 50 दैट इज़ सेक्शन 26 जो है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट का, वो बात करता है एक्सपर्ट अपॉइंटेड बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 50 ऑप्शन इज डी एंड क्वेश्चन नंबर 49 ऑप्शन इज सी। ठीक है। तो इस वीडियो डिस्कशन में फ्रेंड्स इतना ही था, और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए जिन लोगों को इस बार ऑल इंडिया 15 बार एग्ज़ाम देना है। और सेकंड पार्ट मैं जल्दी बना दूंगा, आपको 4-5 दिन में प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी इस वीडियो की पीडीएफ लेने के लिए आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। थैंक यू।